सो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन दे कैटलाइज। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है ना, या कोई एक ऐसा एंजाइम है जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि भैया देखो अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो साइमल्टेनियसली वो चीज रिड्यूस होनी चाहिए। आपने रिडॉक्स चैप्टर पढ़ लिया? पहले मुझे बताओ। यस सर, पढ़ लिया। पढ़ लिया है, ठीक है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई सबस्ट्रेट है, मान लो मेरे पास दो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट 1 है और एक मेरे पास से सबस्ट्रेट 2 है, समझे? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि ये सबस्ट्रेट 1, इस सबस्ट्रेट 1 की होने वाली है क्या? ऑक्सीडेशन। क्या होने वाली है इसकी होने वाली है ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली बात है, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ऑब्वियसली बात है देयर मस्ट बी समथिंग दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो सबस्ट्रेट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। क्या कहलाती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, गेन करने के बाद मान लो कि दो प्रोडक्ट बन गए। क्या बन गए? से फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट बन गए। ओके, ये जो S1 था ये हो गया क्या? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और ये जो H2 था जिस पे रिडक्शन होनी थी ये रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? ये रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है, तो इन्होंने, तो ये ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी एंजाइम के हिसाब से हुआ हुआ ये रिएक्शन। देयर मस्ट बी सम एंजाइम दैट वाज कैटलाइजिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। भाई हाँ या ना? ठीक है, तो ऐसा एंजाइम जो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करवाता है, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन करवाता है, उस एंजाइम को कहता हूं क्या मैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। क्या कहता हूं मैं उसको? बताना जरा, क्या कहूंगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है, सर इसको हम डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं ना? नहीं बोल सकते इसको डिहाइड्रोजनेस। ठीक है, हम इसको ऑक्सीजनेस भी नहीं बोल सकते। ठीक है, क्यों? देखो हम इसको ऑक्सीजनेस नहीं बोल सकते क्योंकि ऑक्सीजनेस जब हम बोलेंगे इसका मतलब होगा कि सिर्फ ऑक्सीडेशन करवा रहा है किसी एक पर्टिकुलर सबस्टेट। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन का जा रहा है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अगर हम डिहाइड्रोजनेस बोलेंगे मतलब क्या? वो डिहाइड्रोजनेशन करवा रहा है। ठीक है, मतलब वो भी अगेन डिहाइड्रोजनेशन मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन सर बुक में दे रखा है। मैं बता रहा हूँ, जो मैं वही समझा रहा हूँ आपको, मैं वही समझा रहा हूँ। ठीक है, इस पे थोड़ा डिबेट है इस वाली चीज पर। बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, सॉरी, इंटरनेट स्पीड तो ठीक ठीक चल रही है। सर मे बी नेटवर्क इशू होगा उसके एंड पर। आपको लोग साफ नजर आ रहा है ना? यस सर, ठीक है वो। कैमरे की वजह से ब्लरिंग होती है तो मैं अपना हाथ आगे पीछे कर देता हूँ तो कैमरा फोकस ले लेता है। ठीक है, देखो तो डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि एंजाइम की डेफिनेशन के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं जाने भी चाहिए। ठीक है, ये वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके एग्जांपल आपने सुना होगा, आपने नहीं सुना होगा शायद, हेक्सोकाइनेस। सुना है? नहीं सर। हेक्सोकाइनेस। ठीक है, हेक्सोकाइनेस क्या करता है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। सो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज के साथ एटीपी जोड़ता है, उसको बदल देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और यहाँ पर रोल आता है इसका हेक्सोकाइनेस एंजाइम का, और ये यूटिलाइज करता है एक एटीपी को। ये एटीपी इसमें डलती है और यहाँ से बाहर एक एडीपी निकलती है। तो ये इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है किसका? हेक्सोकाइनेस एग्जांपल है इसका ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का। क्यों? सुन लो, पहले सुन लो, आपके मैं आपको डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेस, ऑक्सीजनेशन सब समझा दूंगा। ठीक है ना, रूबिस्को सब समझा दूंगा कि किसके हैं वो पहले समझ लो। तो कहता है यहाँ पर क्या था? यहाँ पे दो चीजें थी, एक था हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, और एक थी यहाँ पर एक मॉलिक्यूल था एटीपी का। तो ये दो सबस्ट्रेट थे। ठीक है, और यहाँ पे बात आएगी इसकी फॉस्फेट की। ठीक है जी, देखते रहना।
तो हुआ क्या, इस हेक्सोकाइनेस ने क्या किया, हेक्सोकाइनेस ने एक फॉस्फेट मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उठाकर ग्लूकोज में चिप दिया, ठीक है। तो चेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बन गया क्या, क्या बन गया, ग्लूकोज, बोलो 6 फॉस्फेट। ये पढ़ाऊंगा आपको मैं ग्लाइकोलाइसिस में। इस चैप्टर के बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, हमारी फिर सेल बायोलॉजी खत्म हो जाएगी। देन वी विल मूव टू फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को कहता हूं मैं, इस टॉपिक को कहता हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम से बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया और यहाँ पर एडीपी से एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये क्या है, ये हुआ रिड्यूस, तो ये रिड्यूस फॉर्म है। जबकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। भाई समझे मेरी बात को, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस सर। ये क्या है, ये एक परफेक्ट एग्जांपल है इसका, एक ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम का, जिसका नाम हमारे पास क्या, हेक्सोकाइनेस, ठीक है। यहाँ पे हमें होता हुआ चीज नजर आ रही है, ठीक है। बट मान लो कि अगर बात करता हूँ इसकी डिहाइड्रोजनेस की, सी बात करता हूँ, चलो एक एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर, ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस का एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, डिहाइड्रोजनेस है, नाइट्रोजनेस है, ऑक्सीजनेस है तो ये सारे ही, इस हिसाब से तो दुनिया के सारे एंजाइम्स ही कैसे हो जाएंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज टाइप के हो जाएंगे। क्योंकि अगर वो किसी में से हाइड्रोजन निकालेंगे तो किसी और को हाइड्रोजन देंगे भी तो। नहीं यार मेरी बात समझ में, भाई वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। या नाइट्रोजन अगर किसी में जोड़ दे तो नाइट्रोजन भी तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन भी तो हमारे पास एक मिनट बच्चा आना चाह रहा है क्लास में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। तो टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है वो भी ऑक्सीडोरिडक्टेज की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी रिड्यूसिंग एंजाइम है वो भी ऑक्सीडोरिडक्टेज की कैटेगरी में आते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन the best examples are those which have the transferring value of something, say electron, electronegative atom or the hydrogen or the oxygen। समझे मेरी बात को, ठीक है। they all are the example of this, but this is the best example। समझे मेरी बात, ठीक है। चलिए नोट करें फटाफट इसको, ठीक है। तो उसमें लिख लें, पहले काम करें, ऑक्सीडोरिडक्टेज करके लिख लें these enzyme catalyze oxidation and reduction between two substrates, for example ये करके लिख लें, नोट करें। Done? Yes sir. आगे वाले पे आते हैं, ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 आ रही है हमारे पास, कौन सी, ट्रांसफरेज। कौन सी आ रही है बताओ जरा, Transferase।
ट्रांसफरेज, ठीक है। तो अब आप लोग कभी ये भी समझ पाए, मतलब आपको लगेगा कि यार जो हम एंजाइम ऑक्सीडेटिव में पढ़ रहे हैं वो ट्रांसफरेज टाइप्स के भी तो हो सकते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये ना टीचर ना थोड़ा सा गलत पढ़ा देता है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। वो बोल देता है कि जो चीज जो एंजाइम ट्रांसफर करेगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफरेज हो जाएगा। जैसे कि सबस्ट्रेट 1 और ये हो गया सबस्ट्रेट 2, ठीक है। ट्रांसफर हुआ, सबस्ट्रेट टीचर क्या पढ़ा रहा था सबस्ट्रेट 2 से कोई चीज सबस्ट्रेट 1 में चली गई, ठीक है ना, कोई ग्रुप सबस्ट्रेट 1 में चला गया, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज रिएक्शन। अगर आप इस तरह से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि भैया हेक्सोकाइनेज भी क्या था, हेक्सोकाइनेज भी हमारे पास ट्रांसफरेज था। नाइट्रोजनेज भी क्या होगा, ट्रांसफरेज होगा, क्योंकि नाइट्रोजनेज में भी तो क्या करता है, नाइट्रोजन के एक एटम को एक नाइट्रोजन तोड़ के दूसरे में लगा देता है, ठीक है। बट ये सही डेफिनेशन नहीं है, समझने का सही तरीका नहीं है। इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि सबसेट 1 जो है, ठीक है ना, से और सबसेट 2 जो है, सबसेट 2 के पास क्या है, कोई ग्रुप है, क्या है, कोई एक ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। और आपको इसको हायर बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा पढ़ के कि इसकी ये जो सबसेट 2 है ना, ये एक बेसिक कार्बन कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना, कार्बन कंपाउंड होना जरूरी है। जबकि सबसेट 1 है वो एक कार्बन कंपाउंड है। तो जो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है कहां से, नॉन कार्बन कंपाउंड से कार्बन कंपाउंड की तरफ। समझे मेरी बात को, जैसे एटीपी से कहां पर, बताना जरा, अरे नहीं सॉरी गलती हो गई, ठीक है ना। एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज। आप अपनी भाषा में ऐसे समझ लीजिए आसान से कि सबस्ट्रेट 2 के पास एक ग्रुप था, वो ग्रुप इसने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो रिएक्शन के बाद सबस्ट्रेट 1 के पास अब वो ग्रुप आ गया और ये हो गया हमारे पास क्या, सबस्ट्रेट 2। आसान, ठीक है। जैसे कि आप इसको 12th में पढ़ेंगे, रिएक्शन आती है लैकोपिनॉन के अंदर जिसमें एक एंजाइम यूज होता है, इसका नाम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका नाम ही नहीं होता है कि वो एक सब्सटेंस से एसिटाइल ग्रुप को CH3CO ग्रुप को उठाकर दूसरे वाले कंपाउंड में जोड़ देता है, उसके बाद फिर आगे की रिएक्शन प्रोसीड आउट होती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं उसमें। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। और ट्रांसफरेज आपको ये समझ मेरे ख्याल से आ गया होगा, ये नहीं आया अभी, बताओ क्लियर है कनिका? Yes, sir. ठीक है ना, लिखें लिखें लिखें, these enzymes catalyze the transfer of specific groups from one substrate to another, ठीक है। नोट करें इस वाली रिएक्शन, ऊपर वाली को ना करें। ठीक है, एग्जांपल लिख लें, ट्रांस एसिटाइलेज, एग्जांपल लिख लें ट्रांस एसिटाइलेज। तीसरा लिखें, तीसरा लिखें लाइएस। क्या लिखें, लाइएस।
वैसे तीसरा हाइड्रोलिस होता है, पर मैं आपको लाइस पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। लाइस या लाइसिस, ठीक है ना। लाइसिस या लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ देना, क्या कर देना, किसी भी चीज को ब्रेक कर देना। तो ये लाइटिंग रिएक्शंस को, ब्रेक डाउन रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटेलाइज करवाते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन कार्बन तो है ही, ठीक है, पर इसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है, से एक्स, इसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है वाई, ठीक है। अब इसको बेटा ब्रेक करना है, एक्स और वाई को, इसको ब्रेक करना है एक्स और वाई को, ठीक है। और कंडीशन ये है कि वाटर ऐड नहीं करना, क्या नहीं करना, वाटर की एडिशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर वाटर की एडिशन हुई, किसकी एडिशन हुई, वाटर की एडिशन हुई, तो हमारा बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। पर हमें चाहिए कि हमें कार्बन कार्बन इंटैक्ट रखना है, एक्स और वाई को ब्रेक कर देना है। तो ऐसे कंडीशंस में, इसमें ऐसी कंडीशंस में हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कहता हूं कि हमें लाइसिस, क्या कहता हूं उनको, मैं कहता हूं लाइसिस। तो लाइसिस आते हैं और इन बॉन्ड्स को इस तरह से ब्रेक करते हैं, ऐसे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे कार्बन और कार्बन तो इंटैक्ट रहते हैं और एक्स और वाई टूट के अलग हो जाते हैं, और ये अपना एक अलग कंपाउंड बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक की टर्म्स में समझाऊं, पता नहीं अभी आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको नोट मत करना, आप सिर्फ समझाएंगे। सर ऑर्गेनिक हमने पढ़ ली है, ठीक है। चलो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ठीक है, ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें अगर मैं डाल दूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या डाल दूं अगर इसमें कॉन्सेंट्रेटेड, बोलना H2SO4, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से एक OH निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या यहाँ पर, बताना, H2O, और यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। दिस व्हाट हैपेंस, इसमें कहता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन आपने और पढ़ी होगी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, सुना है, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें मान लो कि यहाँ पर है हमारे पास क्या, H, और यहाँ पर हमारे पास क्या, Cl। तो मैं इसमें डालता हूँ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH से क्या होता है, यहाँ से ये Cl निकल जाएगा, यहाँ से ये H निकल जाएगा, तो जोड़ के ये लोग बना लेंगे क्या, अलग से जाके HCl, और यहाँ पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह के रिएक्शन करवाते हैं, ये जो सॉरी, ये जो एंजाइम्स है कुछ इस तरह की रिएक्शंस को बॉडी के साथ कैटलाइज करवाती हैं, पर ये रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो अभी मैं आपके लेवल पे वाली चीज आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, अदरवाइज यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। पर आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा क्या होते हैं लाइसिस, है ना? यस सर। लिखें, लिखें, these enzymes catalyze the cleavage of specific covalent bonds, and removal of specific groups without the use of water, Done? यस सर। चलो, ठीक है, इसको आप अभी नोट करना, पहले ये समझ लो जो चौथी चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, अभी नोट करना इसको, ठीक है ना। एक हमारे पास हाइड्रोलिसिस भी होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना, विदाउट द यूज ऑफ वाटर हमने बात करी, ठीक है। भाई मान लो कि हमने क्या करना है, हमने ब्रेक डाउन करवाना है किसी भी एक चीज को, ठीक है, पर कंडीशन ये है कि जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, किसी जरूरत पड़ेगी, वाटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करवाने वाले एंजाइम्स को, ठीक है, मैं कहता हूं क्या, हाइड्रोलिसिस, क्या कहता हूं मैं, इनको कहता हूं हाइड्रोलिसिस। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल मैंने पढ़ाया था, ये वाला याद है आप लोगों को,
Amino acid. अमीनो एसिड फॉर्मेशन, यस। याद आ रही है? हाँ या ना? और ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये वाला बॉन्ड मतलब कौन सा? Peptide bond. बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अच्छा मैं इसमें ऐड करता हूँ क्या? वाटर। क्या ऐड करता हूँ मैं इसमें? वाटर। जब मैं इसे वाटर ऐड करूंगा तो वाटर विल कम, भाई पानी आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HOH, भाई बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो ये भी आएगा तो हाइड्रोजन विल बिकम पॉजिटिव एंड OH विल बिकम नेगेटिव, भाई पोलर सब्सटेंस है। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। Yes sir. ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ब्रेक करती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आ जाएगी ज्यादा? कार्बन और नाइट्रोजन में से कौन ज्यादा नेगेटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन या नाइट्रोजन? Nitrogen. नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बन कंपैरेटिवली क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में कौन अटैक करेगा? हाइड्रोजन या OH? केमिस्ट्री के रूल के हिसाब से Hydrogen. बिल्कुल पॉजिटिव पे अटैक, नेगेटिव पे अटैक करता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे अटैक करता है कौन? हाँ नेगेटिव। क्लियर हो रही है बात? Yes sir. ठीक है। हाँ जी, तो क्या होगा वो बताना। NH2 CH, दोनों अमीनो एसिड्स अलग हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और भाई C डबल बॉन्ड O पे किसने अटैक किया है? OH में। OH ने, तो ये भैया कार्बोक्सिलिक OH, एसिड बन जबकि गया, साथ में दूसरे वाला क्या था? इस पे किसने अटैक करा है? H ने। तो इट विल बिकम ये अमाइन बन गया। NH2 CH यस सर। R2 CO, सॉरी अच्छा मैंने हमें भी NH लिख दिया क्या? ये COOH, ठीक है। COOH आसान, मैं बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड्स, ठीक है, आप ध्यान रखना जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्या क्या याद रख लेना, क्या? और डाइजेस्टिव एंजाइम्स कोई से भी हो, ठीक है, सारे सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, सारे सारे क्या होंगे? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। याद है आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था लाइसोसोम्स, याद आ रहे हैं? तो मैंने आपको बोला था कि लाइसोसोम्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीएज, यस सर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, याद आ रहा है? लाइपेज, ये प्रोटीनेज। ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या हाइड्रोलिसिस एक ही बात है, सिनोनिम्स है दोनों ये, ठीक है। तो और ऐसे एग्जांपल चाहिए और प्रेजेंट एग्जांपल चाहिए तो और ले लो भैया, जैसे ले लो पेप्सिन, ले लो, क्या ले लो? पेप्सिन ले लो, ट्रिप्सिन ले लो, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज ले लो। ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोलिस है। अब देखो भैया, बॉन्ड इसने भी तोड़ा है और बॉन्ड इसने भी तोड़ा है, ठीक है ना। पर क्या इसने वाटर का यूज किया है? नो सर। इसने किया है, यस सर। ठीक है। तो यस, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब आप कायदे से इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको आके ये पढ़ाऊंगा, मतलब फिर आप इसको नोट कर लेना, फिर हम फिर इसके ऊपर 2 लाइनें छोड़ देना डेफिनेशन के लिए और इसको नोट कर लेना, ठीक है। फटाफट करना स्पीड में, फिर हम आगे चलते हैं लाइगेज पे और आइसोमरेज पे।
सर हाइड्रोलेस की डेफिनेशन लिखवा दो। हाँ लिखें, लिखिए। These enzymes catalyze the cleavage of एक मिनट क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोलिस की ना। These यस enzymes सर। catalyze हाइड्रोलिसिस करें, क्लीवेज हटा दें, हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में लिखें, break down with addition of water, break down with addition of water, bracket close, of ester, ether, peptide, सर ब्रेकडाउन के बाद क्या था? ब्रैकेट में लिख देते हैं, break down with addition of water, break down with addition of water, bracket close, of ester, comma ether, comma peptide, comma glycosidic, comma CC, कार्बन इस फॉर्म में लिखना, CC, comma C हैलाइड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, और फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, PN बॉन्ड्स। इन सभी बॉन्ड्स को हाइड्रोलिसिस ही ब्रेक करते हैं। तो आप समझ लो कि हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलिटिक ही हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बॉडी में ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, डन है जी, है ना? ठीक है, चलें, 4 हो गए हमारे पास, 5वें पे आते हैं। 5वां है हमारे पास आइसोमरेज। क्या है? आइसोमरेज। पहले मुझे बताओ, आप लोगों ने पढ़ा आइसोमेरिज्म पढ़ रखा है खुद से? यस सर, आइसोमेरिज्म हो गया। क्या होता है आइसोमेरिज्म, बताएं जरा। सर आइसोमेरिज्म वो होता है ना जिसमें केमिकल फॉर्मूला सेम होता है पर उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग हो जाते हैं। वेरी गुड। जैसे सर जैसे अलग अलग होता है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और एक तो होता है कि जिसमें चेन ही अलग हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है या पोजीशंस अलग कर देते हैं। और एक तो होता है स्पेशल अरेंजमेंट अलग है जिसमें, स्पेशल अरेंजमेंट। ये सर स्टेरियोमेरिज्म बोलते हैं शायद जिसको। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, जैसे कि CH3 CH2 CHO, ये एक एल्डिहाइड है। क्या है ये? हाँ, एल्डिहाइड। ठीक है ना, प्रोपेनॉल नाम होता है इसका। कितने कार्बन है इसमें, बताना जरा मेरे को, कितने कार्बन है? 3। 3। हाइड्रोजन कितने? 6। और ऑक्सीजन केवल एक। अरे हाँ या ना? C3H6O, पक्का? अबे भाई बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मैं लिखूं CH3 C++O CH3, ये तो एक कीटोन है। क्या है ये? तो एक बोलो, कीटोन। कीटोन है। ठीक है, इसका नाम प्रोपेनॉल है, जिसको आप लोग एसीटोन भी कहते हो, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? कितने कार्बन है? 1 2 3। हाइड्रोजन 3 और 3 6। 1 ऑक्सीजन। ओहो, मतलब क्या आ रहा है? मतलब ये आ रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन, ये जो दो दे रखे हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला तो क्या है?
बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, अलग है। और अलग इस वजह इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल्डिहाइड है और यहाँ पर बोलो कीटोन है। कीटोन है। इतना समझ आ रही है? ठीक है। यस सर। तो हमारी बॉडी में ना कई बार इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है सर, किस सब चीजों की, कि जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, जिसमें हमें, ठीक है, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। समझे मेरी बात? यस ठीक सर। है। जैसे कि अभी आपको मैं उसका एग्जांपल पढ़ा रहा था किसका, ग्लाइकोलाइसिस का। जैसे हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया, क्या बना लिया हमने, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया यूजिंग हेक्सोकाइनेज, एक ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज एंजाइम को यूज करते हुए, ठीक है। बट अब मुझे इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, ये टूट नहीं रहा, तो मुझे मजबूरन कन्वर्ट करना पड़ रहा है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, ग्लूकोज एक क्या है, एक बोलना एल्डिहाइड है जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। समझे मेरी बात को? ठीक है। और कीटोन और फ्रक्टोज एक कीटोन है जिसका अगेन फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो ये दोनों क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दोनों आइसोमर्स हैं। क्या है, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करवाना है तो यहाँ पर हमें एक आइसोमरेज की जरूरत पड़ेगी, एंजाइम की किसकी जरूरत पड़ेगी, किस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, आइसोमरेज की, जो ये करेगा, जो इनके फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देगा। ग्लूकोज के पास आएगा, ग्लूकोज को बोलेगा ग्लूकोज तेरे पास एल्डिहाइड है, तो एक काम कर, तू कीटोन बन जा। समझे मेरी बात भाई, बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज isomerase enzyme that bring out or carried out the reaction of isomerism। पक्का? ठीक है। तो आप आइसोमेरेज में आ जाए भाई, समझ आ रही वाली बात है, मैं ग्लूकोज फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको। हाँ कनिका, नहीं यही भाई एक सर ही एक बार और बता दो। तो जो मैं आपको उसके फॉर्मूले समझा देता हूँ। ठीक है। ये तो हो गया क्या हमारे पास, ग्लूकोज। क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा, बोलो क्या, ग्लूकोज। ठीक है। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6 ग्लूकोज, C6H12O6। ये एक एल्डिहाइड है। बट अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें फ्रक्टोज में, इसमें कन्वर्ट करना है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है क्या, ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये फ्रक्टोज है, पर इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बताना जरा, कीटोन है। कौन सा है अनिका, कीटोन। ठीक है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों आइसोमर्स हैं, पर इनकी जो कन्वर्जन है क्या है, जो इनकी
कन्वर्जन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये कौन करवा सकता है? ये काम करवा सकता है एक आइसोमरेज। समझे मेरी बात भाई? हाँ या ना? नहीं संध्या नहीं यस समझे? सर, समझ आ गई। संध्या यस सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। चलो लिखो, इसमें लिखो, लिखो these enzymes catalyze the interconversion of these enzymes catalyze the interconversion of optical, geometrical or positional isomers. Interconversion of optical, geometrical और positional isomers. ठीक है? ठीक है जी? सर, आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम अनदर डिवाइस, कैन यू लेट मी इन? हाँ करो, रिक्वेस्ट दो। ठीक है जी? इसको नोट करना है आपने या जरूरत नहीं है इसको नोट करने की? इट वोंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं आता इतना डिटेल में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ बस। ठीक है भाई, नोट किया? अच्छा, नोट तो करना ही नहीं है, ठीक है? या किसी को जरूरत लग रही है नोट करने की, हम भूल जाएंगे क्या होता था ये? तानिया नहीं। ठीक है, आगे आते हैं हम कैटेगरी नंबर 6 पे। जो हमारे पास कौन सी है? जो हमारे पास लाइगेज। कौन सी है? लाइगेज। तोड़ने की, मरोड़ने की, बदल देने की बात हो तो गई। अपने किसी ने बात जोड़ने की नहीं करी है। किसकी बात नहीं करी है? जोड़ने की बात नहीं करी है। ठीक है, तो ये जोड़ने का काम कौन करता है? जोड़ने का काम हमारे पास करता है ये एंजाइम, जिसका नाम होता है लाइगेज। इनको हम कई बार ग्लू एंजाइम्स भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? दे आर समटाइम्स ऑफ रेफर्ड एज, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे इनको कई बार ग्लू एंजाइम्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अरे बोलो यार, ग्लू एंजाइम्स। पक्का? यस सर। समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन, अभी आपको मैंने डीएनए पढ़ाया नहीं है, सब समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये डीएनए कुछ इस तरह से खुल जाता है, हमारे पास ओपन हो जाता है। ठीक है, और डीएनए के टुकड़े बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, डीएनए कभी एक साथ नहीं बनता, तो उन टुकड़ों को आपस में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पर इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए इस तरह से यहाँ पर एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। क्या नाम होता है इसका? डीएनए लाइगेज। एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ज्वाइन द बॉन्ड। क्या करता है? ये बॉन्ड्स को ज्वाइन करता है। तो इस कंडीशन में, ठीक है ना, मतलब चलो इतना डिटेल में नहीं जाती क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो ये काफी तरह के बॉन्ड्स को ज्वाइन करता है। ठीक है ना, इट जैसे इट ज्वाइंस फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन फास्फोरस बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड्स। इस तरह के बॉन्ड्स को क्या करता है? ये ज्वाइन करता है। ठीक है ना, या फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स, इन सबको ऐसे करके ज्वाइन करता रहता है। समझे मेरी बात भाई? बोलो हाँ या ना? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसमें आप डिफाइन लिख लें, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, लिख लें। इट दे catalyze linking of two compounds. They catalyze linking of two compounds. For example, joining of
कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फॉस्फोरस, कार्बन सल्फर एंड फॉस्फोरस ऑक्सीजन। यस सर, डन। डन। सर एक बार आप ट्रांसफरेज का आपने एक बार एग्जांपल बताया था, एक बार बता दो, वो मेरा छूट गया। किस एग्जांपल बताया था हमने? ट्रांसफरेज वाला। ट्रांसफरेज के एग्जांपल्स की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको फिर भी लगता है लिखने के लिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में एग्जांपल कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लिख लें ट्रांस एसिटाइलेज, बट इट वोंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम बिकॉज़ ये आपके कोर्स में गिवन नहीं है। एग्जांपल्स आपके ना है नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। इधर आपको अपने मन से लिखवा दे रहा हूँ, डीएनए लाइगेज, ट्रांस एसिटाइलेज, हेक्सोकाइनेज, ठीक है, पर ये है नहीं कोर्स में, ठीक है। करना चाहें तो नोट कर लें आप वाले पार्ट को, इफ यू वांट टू नो, पर ये कैसे समझ आएगा आपको कि क्या लिखा हुआ है। ये डीएनए लग रहा है कैसे डीएनए है ये आपको लगेगा डीएनए तब जब मैं आपको भी डीएनए पढ़ा दूंगा। सर डन। करो तानिया, रिवाइंड कर लो। ठीक है भाई, ये खत्म होता है मेरा टॉपिक। निष्ठा बात समझ में आ रही है, जरा मुझे बताओ। नहीं आ रही है? सर कल मेरा फर्स्ट टर्म का एग्जाम है, तो आप बता दो इसमें से उस मतलब एंजाइम्स और प्रोटीन के अलावा क्या इम्पोर्टेंट है। अभी बता दूंगा, क्लास में आखिरी 5 मिनट हो जाना मेरे पास बस, ठीक है। ओके सर। ये चैप्टर 2 के नोट्स पढ़े हैं ना आपके पास घर पे, मतलब आपके साथ है ना? चैप्टर 2 क्या होता है, चैप्टर 9 वाले हार्ड कॉपी है आपके पास? सर चैप्टर 9 के नोट्स तो नहीं है, मतलब पूरे नहीं है, जहाँ तक आपने कराया था वहीं तक है। अरे नहीं नहीं, ये असाइनमेंट जो मैंने बांटे हैं यस सर, वो है। वो है नहीं ना? सर, सेकंड वाला नहीं है मेरे पास। वाला नहीं है आपके पास? सेकंड और थर्ड नहीं है, उसमें है ना शायद बायोमोलिक्यूल्स। हाँ भाई हाँ, चलो अभी आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। पहले फोटो ले लेना मेरे से, फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या क्या है। लैपटॉप से क्लास ले रहे हो आप या फोन से ले रहे हो? सर टैब है। टैब है, ठीक है। एक फोन ले लेना, फोन में फोटोज ओपन कर लेना और टैब में मेरी बातें सुनते रहना आप धीरे धीरे, ठीक है। ओके सर। चलो जी, खत्म होता है टॉपिक। अब हम आगे आते हैं इस पे, कोफैक्टर्स पे, ठीक है। ये नहीं भाई, सभी लोग सुन लेना, मैं सभी को फोटो भेज दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम मेरे ख्याल से शुरू हो गए हैं, ठीक है। चलो, वैसे आपका सवाल जो है वो कोफैक्टर से आ जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर्स। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि आपको पता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, जानते हैं पहली बात? यस सर। इस दुनिया में इतने एंजाइम हैं, सारे प्रोटीन से एक आधो छोड़ दिया जाए तो मतलब 1 करोड़ में से 99,99,000 एंजाइम्स क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, ठीक है ना। ऑल एंजाइम्स आर एंजाइम्स, बट नॉनसेंस। ऑल एंजाइम्स आर ये वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाली बात सही भी है और कहीं ना कहीं वाली बात अधूरी है, दरअसल समझा जाए तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ट्रू है, बट जिन एंजाइम्स की बात कर रहे हैं ना, ये एक्टिव एंजाइम्स नहीं है। क्या नहीं है? एक्टिव एंजाइम्स नहीं है, या ये बात पूरी नहीं है, क्योंकि मान लो मैं बोल देता हूँ कि भैया ये एक एंजाइम है, फॉर एग्जांपल ठीक है,
ये उसकी है एक्टिव साइट। क्या है ये उसकी, बोलना क्या है ये उसकी एक्टिव एक्टिव साइट, एंजाइम। ठीक है, और ये एंजाइम क्या है, ये एंजाइम बेसिकली प्रोटीन वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, बोलना, प्रोटीनिशियस पार्ट है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एक है ना नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट। इसका एक हिस्सा और भी होता है जो प्रोटीन नहीं होता, वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, नॉन प्रोटीनिशियस हिस्सा होता है। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ना प्रोटीनिशियस पार्ट, जिसके पास एक्टिव साइट है, पर ये भी काम नहीं करेगा, ये अभी काम नहीं करेगा, ये अभी इनएक्टिव है। क्या है ये अभी, बोलना, इनएक्टिव स्टेट में। कौन सी स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में है। और ये कब तक इनएक्टिव रहेगा, तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक कि ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट, जब तक यहाँ पे अटैच नहीं होता और इस एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता। समझ रहे बात को। सो नाउ दिस एंजाइम इज एन एक्टिवेटेड एंजाइम। ये एक एक्टिव एंजाइम है, ये एक्टिवेटेड एंजाइम है। ठीक है, इसकी जो एक्टिव साइट थी ना, दरअसल वो भी क्या थी, वो भी इनएक्टिव ही थी। क्या थी, वो भी इनएक्टिव ही थी। कब तक, जब तक कि ये वाला टुकड़ा इसमें आके नहीं जुड़ा था। ठीक है, तो ये टुकड़ा जो दरअसल प्रोटीन नहीं है, इस टुकड़े को कहता हूं क्या मैं, कोफैक्टर। क्या कहता हूं मैं इसको, बोलना, क्या कहता हूं, कोफैक्टर। ठीक है, और ये प्रोटीनिशियस पार्ट है एंजाइम का। ठीक है, जो प्रोटीनिशियस पार्ट है पर इनएक्टिव है, इसको मैं एंजाइम ना कह के कहता हूं क्या मैं इसको, एपो एंजाइम। क्या कहता हूं मैं इसको, बोलो, एपो एंजाइम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोफैक्टर जाके अटैच करता है किससे, एपो एंजाइम से। उसके बाद ये एंजाइम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और इस एंजाइम को, और इस क्या, इस एंजाइम एंजाइम को को मैं कहता हूं क्या, होलो एंजाइम। क्या कहता हूं मैं इसको, बोलना, होलो एंजाइम या पूरा एंजाइम। होलो मतलब होता है कंप्लीट। आर यू गेटिंग, अरे हाँ या ना। सर, सारे एंजाइम्स के साथ ऐसा होता है? हाँ, लगभग सभी एंजाइम से ऐसा होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो व्हाट इज होलो एंजाइम, ये पेपर में सवाल पक्का आएगा कल, अगर आपका पेपर है तो। ठीक है, तो ये वाली भी क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि होलो एंजाइम is equals to apo enzyme plus cofactor। समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना गलती से भी। अगर यहाँ पे एपो एंजाइम की जगह आपको आइसो एंजाइम लिखा नजर आ जाए, आइसो एंजाइम कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं एपो एंजाइम में, ठीक है ना, होलो एंजाइम में, ठीक है, हेटेरो एंजाइम में, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम नाम होते हैं। ठीक है, सूडो एंजाइम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, इन सब में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, व्हाट इज होलो एंजाइम, होलो एंजाइम इज एपो एंजाइम which is technically inactive या non proteinaceous part. Cofactor is a non proteinaceous part. When they combine they become an active enzyme. ठीक है, तो उसमें आप लिखें, उसके बाद नोट करें, लिखें enzymes are composed of one or more polypeptide chains, one or more polypeptide chains enzymes are composed of one or more polypeptide chains and many enzymes, ज्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं, have a non-protein constituents and many enzymes have a non-protein constituent non-protein constituent
called cofactor. Called cofactor. The next point. The cofactors are bound to the protein. The cofactors are bound to the protein part of enzyme called apoenzyme. The cofactors are bound to the protein part of enzyme called apoenzyme to make the apoenzyme catalytically active. ठीक है, next point. Apoenzyme and cofactor Apoenzyme and cofactor together constitute a holoenzyme. ठीक है, नोट किया? इसको लिखें। यस सर। इसको नोट करें। Let me know once you are done. सर डन। ओके, चलिए ठीक है, आगे लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। यार देखो, तीन तरह के कोफैक्टर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरी, इसको क्या दोगे हमें, प्रोस्थेटिक ग्रुप। इससे क्वेश्चन आ सकता है कल पेपर में, प्रोस्थेटिक ग्रुप। दूसरा होता है हमारे पास क्या, कोएंजाइम। क्या होता है, कोएंजाइम, ठीक है। और तीसरे होते हैं हमारे पास क्या, मेटल आयंस। क्या होते हैं, हाँ, मेटल आयंस। क्या फर्क होता है
प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स में। चलो पहले मेटल आयन समझ लो। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसे रिएक्शन लिखी रहती है जैसे कि A plus B in the presence of say magnesium, ठीक है ना, gives C plus D। सुना है आपने कभी कोई ऐसे मेटल आयन लिखा होता है रिएक्शन के ऊपर, देखा है? नहीं देखा। एक काम करो, चैप्टर होता है आपके कोर्स में, है चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। खोलो जरा एनसीईआरटी, खोलो खोलो। खोलिए रेस्पिरेशन प्लांट्स चैप्टर नंबर 14, ठीक है? चैप्टर के लास्ट से एक दो पेज पीछे आओ, देखो वहां पे लिखा होगा क्या? यस सर। हाइड्रोजनेस एक रिएक्शन लिखी होगी, यहाँ पे लिखा हुआ अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेस। नजर आ रहा है कुछ? बीच में मोटा सा येलो कलर का बॉक्स बन रखा है, उसमें रिएक्शन लिखी होगी, बड़ी सी रिएक्शन होगी। नजर आ रहा है? आया नजर? यस सर, आ गया। सभी को मिल रहा है? ठीक है। यस क्या सर। रिएक्शन पढ़ना जरा। सर ये pyruvic acid plus COA plus NAD positive in presence of Mg2 plus and pyruvate dehydrogenase give rise to Exactly. कौन सा एंजाइम लिखा है यहाँ पर? pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase gives acetyl coenzyme A plus carbon dioxide plus NADH plus H positive. Exactly. समझ आई मेरी बात? तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो ये जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस है, ये एक एपो एंजाइम है। क्या है ये? एक, बोलना, एपो एंजाइम। ये काम नहीं करेगा। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? एक प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए, और इस केस में प्रोस्थेटिक ग्रुप सॉरी एक कोफैक्टर चाहिए, और इस केस में कोफैक्टर कौन है? हाँ, Mg2 plus. मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आयन जब से जुड़ेंगे आके यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है ना, तो इसको एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद ये उस कोर एंजाइम को कन्वर्ट करेगा इसमें, हाँ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। समझे मेरी बात को? ठीक है, ये तो क्लियर हो गई बात? अरे बोलो हाँ या ना। तो ये तो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? तो मेटल्स होते हैं। मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेटल आयन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ दिस एंजाइम और द मैट्रिक्स ऑफ द एपो एंजाइम। क्लियर है वाली बात तो? अरे हाँ या ना? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो आप। अभी आपने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? आपको ऐसा उसने पढ़ा रहा था कि हमारे डिओडेनम में बहुत सारे एंजाइम्स बनते हैं, याद है? पढ़ा रहा था हमको, ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, याद है? नहीं सर। चलो छोड़ दो, ठीक है ना। एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। क्या होता है? एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, नाम होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। क्या नाम होता है एंजाइम का? बोलना। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो देखो लिखा नहीं मैंने, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने के लिए चाहिए होता है जिंक। कौन चाहिए होता है? कौन चाहिए होता है? Zn2 plus. ठीक है, ये पेपर में पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। इसको याद कर लो, ठीक है? नहीं कहा? Yes. ठीक है, चलो ये देखा खत्म हो गई मेटल आयंस की। अब आए थे प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स को, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इक्वल इंपॉर्टेंट है, और ये आपके इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, आखिरी पन्ने पे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर को लगता है वो आखिरी की चीजें पढ़ता ही नहीं है बच्चा, ठीक है? इसलिए पर मैं आखिरी चीज में पहले पढ़ा दे रहा हूँ रिवर्स साइकोलॉजी के हिसाब से, ठीक है? आओ, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स में सिमिलरिटी है कि दोनों के दोनों ये ऑर्गेनिक होते हैं। क्या होते हैं? ये भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है,
एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, ठीक है, और कोएंजाइम में हमारे पास एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, ठीक है। सर में फर्क क्या है? फर्क ये है कि प्रोस्टैटिक ग्रुप इज परमानेंट और वो टाइटली बाउंड होता है। क्या होता है? वो परमानेंट रहता है और बहुत ही टाइटली बाउंड होता है, बार बार हटता जुड़ता नहीं है वो, ठीक है। इट इज टाइटली बाउंड, जबकि इट इज नॉट टाइटली बाउंड, इट इज रिलेटिवली लूजली बाउंड, मतलब कि हट सकता है, ठीक है। तीसरी बात, इट इज ऑलमोस्ट परमानेंट, ठीक है। ये लूजली बाउंड है तो हटता जुड़ता रहता है, तो इट इज टेम्परेरी ग्रुप। क्या होता है? ये एक टेम्परेरी ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, हीमोग्लोबिन सुना है आपने? हीमोग्लोबिन, अबे बोलो हाँ या ना। यस सर। हीमोग्लोबिन, तो जो ग्लोबिन है ना, ग्लोबिन, ये तो है प्रोटीन चेन। क्या है ये? बोलो। प्रोटीन पार्ट, प्रोटीनिशियस पार्ट। इसको कहते हैं क्या? एपो एंजाइम। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? अरे बोलो, क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। और जो हीम है यहाँ पर, हीम, ये है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या है ये? क्या है ये? तो बोलो, क्या है ये? प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो एपो एंजाइम में जब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ेगा तब जाके बनेगा हीमोग्लोबिन एक एक्टिव फॉर्म। क्या बनेगी? तब जाके बनेगा हीमोग्लोबिन एक्टिव फॉर्म, जिसका काम होगा ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर आना। समझे मेरी बात? क्या ग्लोबिन अकेला वो काम कर सकता है? अरे बोलो, कर सकता नो है? सर। नहीं कर सकता। सो चाहिए यू आर गॉन, वेयर हैव यू गॉन, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को चाहिए, ठीक है। पर एग्जाम में हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उससे जो आपके एनसीईआरटी तो बता रखा है क्लोरोफिल के पास भी हीम ग्रुप होता है और एक एंजाइम होता है, इसका नाम होता है पेरोक्सीडेज। क्या नाम होता है एंजाइम का? बताना। अरे बोलो। पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज एक एंजाइम होता है, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है। मतलब अगर ये ना हो ना तो फोटोसिंथेसिस हो ही ना पाए। क्यों सर? ये ऐसा क्या करवाता है? ये पेरोक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, मतलब कि ये पानी को, किसको? वाटर को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ये वाटर को तोड़ के इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अच्छा ये तो पता होगी ना आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? चलो छोड़ दो यार, रहने दो। 2H2O gives H2 and O2. So this type of reaction is known as, बोलो, पेरोक्सीडेज रिएक्शन, ठीक है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? बताना। अरे बोलो। प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। और ये जो अरे प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं, पेरोक्सीडेज। क्या पढ़ रहे हो? ये मैंने सॉरी पेरोक्सीडेज, सर। ठीक है। और इसको एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोस्थेटिक ग्रुप की जरूरत है, जो इस केस में भी कौन है? हीम ही है। कौन है? हीम ही है। जब तक हीम नहीं बाइंड करेगा पेरोक्सीडेज से, तब तक ये काम कर नहीं पाएगा, ये इनएक्टिव रहेगा। तब तक क्या रहेगा? ये बोलना, इनएक्टिव रहेगा। समझे मेरी बात? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। नहीं? यस सर, समझ गए। समझ गया कहने का बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो कितना छोटा है आपका भाई? सर 4 years। अरे अभी तो बहुत छोटा है। चलो समझ आ रही है बात, ठीक है। चलो एक काम करो, आप ऐसे तो लिख नहीं पाओगे इसको डिवाइड करके, तो आप एक काम करो, उसमें लिख लो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। इसमें मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की डेफिनेशन लिखा देता हूँ, एग्जाम पूछी जा सकती है, तो लिख लें। लिखो लिखो। They are organic compounds
which are tightly bound to the FO enzyme, सर ये प्रोस्थेटिक का बता रहे हो ना? प्रोस्थेटिक का मतलब होता है हेल्पिंग एड। क्या मतलब होता है प्रोस्थेटिक का? हेल्पिंग एड, ठीक है। which are tightly bound to the FO enzyme to make it catalytically active। ये पक्का सवाल है कल के पेपर में आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। एग्जाम्पल लिखें। Heme is the prosthetic group in enzymes peroxidase एग्जाम्पल और लिखो पेरोक्सिडेज साथ कैटालेस, दोनों में ये जुड़ता है, कॉमन होता है ये, मतलब एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे हीम के, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल हीम ये पेरोक्सिडेज से जुड़ेगा, एक कैटालेस से जुड़ेगा। एंजाइम्स पेरोक्सिडेज एंड कैटालेस which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide। अच्छा हाइड्रोजन पेरोक्साइड था यार, वाटर नहीं था ये, सॉरी। which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide। सिर्फ पेरोक्सिडेज काम करेगा तो भी रिएक्शन होगी, मतलब तो ये वाटर वाला केस बन जाएगा। मैं आपको किताब में से लिखा रहा हूँ, सर को नोट कर लें, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड into water and oxygen, किया जी नोट? अरे हाँ है ना। यस सर। चलो ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप की। इसके बाद हो गई प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या? भी रिएक्शन नोट कर लो। ये ऊपर का मत उतारना कुछ भी, तो सारा मैंने आपको लिखा ही दिया, सिर्फ इसको नोट कर लो सारी रिएक्शन को, ये लिखवाया है।
बैक गया ना पीछे दिया डन। ठीक है, आए भाई कोएंजाइम्स पे है, कोएंजाइम्स पे। ठीक है, ये टेम्परेरी बाउंड होते हैं ये, और सिर्फ तभी जुड़ते हैं जब वो एंजाइम्स किसी ना किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर रहा होता है, कैटालिसिस करवा रहा होता है। ठीक है, लिखें लिखें दे आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स but bound to the apoenzyme only during the course of catalysis, bound to the apoenzyme only during the course of catalysis, आएंगे, काम करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट their association with the apoenzyme is only transient। ठीक है ना, मतलब ट्रांजिट के दौरान ही, ट्रांजिट मतलब जो काम कर रहेगा तभी के तभी एक्टिवेट होते हैं और अपना काम करके दिखाते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, और ये जो कोएंजाइम्स होते हैं ना, ये अक्सर इनमें कोई ना कोई विटामिन जरूर होता है। आप बोल दें कि यही विटामिन होते हैं, या ये विटामिन की मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं। क्या होते हैं? मॉडिफाइड फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, मैं किसको बताता है कि विटामिन का रोल क्या होता है? आपने से किसी ने पूछा था, मैं किसको समझा रहा था? आपने से था कोई? नहीं, जैसे एक कोएंजाइम में एग्जांपल लेता हूं, कोएंजाइम का, या आपने कई बार किताब में देखा होगा NAD, सुना है NAD? या यस सर, सुना है। NADP, यस सर। ये दोनों कोएंजाइम्स है। क्या है ये दोनों कोएंजाइम्स हैं। इसका मतलब है निकोटामाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, उससे पहले समझ लेना कि इस कोएंजाइम में इन कोएंजाइम से मतलब कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है एक बी टाइप ऑफ विटामिन, को कहते हैं क्या में? नियासिन। क्या प्रेजेंट होता है? These coenzymes contain विटामिन। ठीक है ना, ये और एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल NAD and NADP contain विटामिन नियासिन। कौन सा विटामिन कंटेन करते हैं? नियासिन विटामिन। ठीक है, ये अगर पेपर में टीचर ने सवाल बहुत मुश्किल बनाया ना तो ये पूछ लेगा। देखो पहला सवाल क्या बन सकता है? पहला सबसे आसान सवाल, ट्रू फॉल्स से पूछता हूं मैं। ठीक है, पहला सवाल बनेगा कि कोएंजाइम्स आर टाइटली बाउंड। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताओ। बड़ी नलायकी वाली बात है, अभी बताया मैंने कि लूजली बाउंड होते हैं। मैंने स्टेटमेंट दी टाइटली बाउंड, तो फॉल्स हो गई वाली बात। ठीक है, दूसरी बात बोलेगा कि कोएंजाइम्स कंटेन द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन्स या मेटल आयंस। तो आंसर जाएगा विटामिन्स। ठीक है, तीसरा आप पूछ लेगा, पेपर वाला बहुत बड़ा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAD। ठीक है, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NADH, वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, क्या पेपर वाला बहुत ही ऊपर ले गया वो, तो ये पूछ लेगा कि NAD में कौन सा पर्टिकुलर विटामिन होता है, वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, आपको ऑप्शन देगा राइबोफ्लाविन, थायमिन, नियासिन, या आपको दे देगा एक से कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा C, नियासिन। समझ आ गई मेरी बात? अरे हाँ या ना? ठीक है, यस सर। NAD का फुल फॉर्म दिखा देता हूं मैं आपको। इसका फुल फॉर्म होता है सर, दोनों में नियासिन होता है क्या? सर, NAD और NADP दोनों में नियासिन होता है। दोनों एक ही तो है, इसमें बस फॉस्फेट जुड़ गया लास्ट में। ठीक है, दोनों सेम ही है। ओके सर। निकोटामाइड एडिनोसाइन, निकोटामाइड क्या? एडिनो
एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एडिनोसाइन है, एडिनोसाइन। अभी एडेनाइन है, एडेनाइन। एडिनोसाइन इसको इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें फॉस्फेट जुड़ा नहीं है ना, फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो एडिनोसाइन बोल देंगे, ठीक है। एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, समझ आई मेरी बात? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। यस सर। ठीक है ना, उसमें फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो हम बोल देंगे निकोटामाइड, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, फिर डाइफॉस्फेट, फिर ट्राइफॉस्फेट, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। वो ट्राइफॉस्फेट ऐसी कोई चीज होती नहीं है, डाइफॉस्फेट ऐसी भी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इक्वल इम्पोर्टेंट है ये जो पढ़ाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से लेकर यहां तक वाला पार्ट नोट कर लो, बहुत ही जरूरी है ये, ठीक है। इसके बाद एक लाइन लिखूंगा मैं, फटाफट नोट करो। डन सर बस 1 मिनट। सर डन। डन, ठीक है। लिख लो, ऐसे पढ़ा तो दिया ही मैंने, लिख लो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता तो दिया ही है कि कंटेन करते हैं विटामिन नहीं है इसको, ठीक है ना। ये लिखाने वाला था, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। आगे आए, नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट बोल के पढ़ना है मैंने, ठीक है। आ जाते हैं मेटल आयंस वाले चीजों को डिफाइन कर लेते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। बट मेटल आयंस से ज्यादा सवाल आएगा नहीं, सिंपल ये एग्जांपल देके पूछ लेगा कि कार्बोक्सीपेप्टाइड इसका कोफैक्टर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जिंक कोफैक्टर है। कौन है? जिंक, ठीक है। उसका काम क्या होता है आपको याद है? टर्शियरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन पढ़ा था उस दिन में, याद आ रही है बात? यस सर। मैंने बताया था कि ऐसे करके बहुत जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं 3D हेलिक्स होता है। हाँ, तो उसको कौन स्टेबलाइज करता है बीच में? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अरे नहीं मेटल नहीं नहीं आयन। सॉरी, मेटल आयन। और कौन हाँ से सर, आपने हीमोग्लोबिन वाला जो बताया था। हाँ, और कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं ये भी बताया था मैंने? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यस सर। नहीं, मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, याद है? यस सर। कोऑर्डिनेशन नहीं है यार, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या मैं आपको बता रहा था कि वो अपना पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे आदमी को दे देते हैं, याद है ये बात? अरे हाइड्रोजन बॉन्ड से तो उसमें होता था अल्फा चेन में, याद है? याद है? यस सर, वो सेकेंडरी वाले में था। और बीटा चेन में, याद है? बीटा चेन क्या, बीटा प्लेटेड शीट में। पर क्वाटरनरी प्रोटीन जो एडवांस्ड है उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मेटल्स है ना, जैसे जिंक हो गया, ठीक है ना, मैग्नीज हो गया, इन कैडमियम हो गया, इन सब के पास क्या होते हैं? कैडमियम नहीं सॉरी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, जिंक, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज जो है हमारे पास, इसमें इनके पास क्या होता है? इनके पास डी ब्लॉक होता है। कौन सा ब्लॉक होता है इनके पास? डी ब्लॉक। और आपने पढ़ा होगा कि डी ब्लॉक में, हाँ जी, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें से कुछ खाली भी होते हैं। अरे हाँ या ना? ठीक है। यस सर। इसमें दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। और लेके क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। जैसे कि ये मेटल के साथ मान लो ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो क्या करना है? उसमें सिर्फ अपना एक लोन पेज डोनेट करना है इसको और बन जाएगा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। यस सर। चलो लिखो उसको, लिखो 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 लिखो। मेटल आयंस फॉर्म coordination bonds with the side chains at the active sites of the apoenzyme
as well as, comma, as well as one or more, as well as one or more coordination bonds, as well as one or more coordination bonds with the substrate, with the substrate, with the substrate to catalyze the reaction, to catalyze the reaction by the enzyme, किया, ठीक है. For example, zinc is the cofactor for, next point, zinc is the cofactor, या सुन लिख लो, zinc is the cofactor for the proteolytic enzyme, carboxypeptidase, नोट किया? Yes, sir. ठीक है. ठीक है, एक नोट करके लिख ले, लास्ट पॉइंट नोट करके लिख ले. ये कॉमन है तीनों के लिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम या मेटल आयंस में लिख लें. The catalytic activity is lost when the cofactor is removed, from the enzyme, Sir, done. डन. ठीक है भाई, देखो मैं ना आपको कुछ 1 मार्कर और 2 मार्कर क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है. कल ही आपका एग्जाम है, तो देखो जितने मैं आपको चीजें बताऊंगा ना, शायद उतनी चीजें आप पढ़ ना पाओ, ठीक है. तो इससे बेटर है कि आप ना उन क्वेश्चन को कर लो, और आई एम श्योर कि उन क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है. क्या नाम है? सर आप बता दो, क्योंकि मतलब मेरा सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस बायोमोलिक्यूल्स ही रहता है. नहीं, क्या बता दूं मैं? क्वेश्चन बता दूं आपको, ये क्या करूं? नहीं सर, आप कह रहे हो ना कि सारा तो पढ़ नहीं पाऊंगी, तो सर मतलब आप थोड़ा थोड़ा बता दो सब. सारा इन द सेंस, सारा मेरा कहने मतलब यहाँ पर ये है, बताता हूँ तुम जो. देखो मैंने तो कुछ अभी आपको क्वेश्चन पिक्स भेजी है, ठीक है. मिल रही है? ओपन कर लो, मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है. क्लास को